नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज यानी 1 सितंबर वो दिन है जिसे उत्तराखंड के इतिहास में खटीमा गोलीकांड के रूप में याद किया जाता है। आपको बता दें, वर्ष 1994 में हुए इस काले दिन को आज 31 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शहीद स्थल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, प्रदेश भर से आए राज्य आंदोलनकारियों ने भी शहीदों को नमन किया और उन्हें याद करते हुए एकजुटता दिखाई। आपको बता दें, सितंबर 1994 को हजारों आंदोलनकारी पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए। अगर अमर शहीदों की बात की जाए तो उसमें शामिल हैं भगवान सिंह सिरौला, श्रीपुर बछुआ के हैं, प्रताप सिंह जो कि खटीमा से बिलोंग करते थे, सलीम अहमद खटीमा से, गोपी चंद रतनपुर फुलैया से, धर्मानंद भट्ट अमर कला, परमजीत सिंह राजीव नगर से, रामपाल बरेली से। ये सभी वो शहीद हैं जिन्होंने खटीमा गोलीकांड में अपनी जान गंवा दी। तो खटीमा गोलीकांड की आज 31वीं बरसी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें, 1 सितंबर 1994 में खटीमा में ये घटना हुई थी, जिसमें पुलिस ने बिना वार्निंग यानी बिना चेतावनी इन शहीदों पर गोली चला दी थी, जिसमें से 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में हर साल जो है वो खटीमा गोलीकांड के रूप में ये वर्ष मनाया जाता है। आपको बता दें, इस बार इसकी 31वीं बरसी है, जिसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अभी जो उधम सिंह नगर जिला पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं भाई अजय मौर्य जी, राज्य आंदोलनकारी परिषद के उपाध्यक्ष भाई सुभाष बरद्वाज जी देहरादून से 2 दिन पहले यहाँ आए हुए थे। नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जोशी जी, ब्लॉक प्रमुख सरिता राणा जी, रविंद्र राणा जी, राम सिंह रावत जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी, फरजाना बेगम जी और हमारे राज्य आंदोलनकारियों के परिजन, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं किसानों से मैं देखता हूँ, हल्द्वानी से भी हैं, जी भी हैं, भागुनी जी भी हैं, और हमारे जिनके परिवार के लोगों ने इस आंदोलन में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, नानक सिंह जी, नरेश चंद जी, जगत मनोरा जी, अनेक। तो आपको बता दें, आज 31 साल हो गए हैं खटीमा गोलीकांड को, और इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है खुद खटीमा पहुंचे और उन्होंने सभी आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हरीश मेहरा संवाददाता खटीमा से जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या कुछ माहौल है, क्योंकि सीएम धामी जो आज 31 साल हो चुके हैं खटीमा हत्याकांड को लेकर वहां पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जन संदेश जो है उन्होंने जनता को दिया इस दौरान? देखिए, 1 सितंबर 1994 की जो गोलीकांड हुआ था, विभत्स गोली हत्याकांड था। यहाँ पर जो है जो निहत्थे आंदोलनकारियों के ऊपर जो गोलीकांड किया गया था, उसी से जो है 7 राज्य आंदोलनकारियों की जो है ना प्राणों की आहुति दी गई। उसके बाद जो है राज्य निर्माण को एक धार मिली, उसी को लेकर आज जो है 31 जो है शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री इस शहीद स्थल कार्यक्रम में पहुंचे, क्योंकि देर रात से यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बावजूद यहाँ पर काफी जलभराव होने के बाद भी काफी संख्या में लोग जो है यहाँ पर लोग जो है शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। जी जी बिल्कुल हरीश,
कहाँ कहाँ से लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बारिश होने के बावजूद भी लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पे पहुंच रहे हैं। जी, भारी बरसात के बावजूद, क्योंकि 3-4 दिन से पिछले क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट जारी होने के बाद लगातार यहाँ पर बारिश चल रही, बावजूद इसके हल्द्वानी, सितारगंज, टनकपुर, चंपावत और जो है पिथौरागढ़ तक के लोग यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जिसमें प्रमुख राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक, जिन्होंने संसद में अपने पर्चे डालकर जो है इस राज्य आंदोलन को एक नई नींव दी थी, ऐसे राज्य आंदोलन यहाँ पर जो है पहुंचे। कई ऐसे वयोवृद्ध आंदोलनकारी थे जो अपने जो है बिल्कुल शहीदों को नमन करने यहाँ पर पहुंचे, जो कि विभिन्न अलग स्थानों से जो है यहाँ पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल हरीश मेहरा जो है, क्या सीएम धामी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जन संदेश क्या कुछ दिए? कि देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की जो मांगे थी वो पिछले काफी समय से जो है शासन पर जो है लंबित थी, तो उनको लेकर जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनको आश्वासन दिया गया कि उनको अतिशीघ्र उन पर परीक्षण कराकर, क्योंकि अधिकतर मांगों पर जो है उस पर सरकार द्वारा उसको क्रियान्वयन कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पर जो है क्रियान्वयन नहीं हो पाया, तो उनको लेकर मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इनको जो है अतिशीघ्र जो है इसको करवाया जाएगा। जी बिल्कुल हरीश मेहरा जी, क्योंकि ये 7 आंदोलनकारी जिनकी मौत हो गई थी खटीमा गोलीकांड में, ऐसे में क्या उनके परिजन लोगों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई या उनका भी कुछ इस दौरान कुछ कहना था? जी देखिए, परिजनों का, क्योंकि परिजनों को जो है हर वर्ष यहाँ पर बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं उनका जिस परिजन शहीद होता है तो उनके अंदर कहीं ना कहीं वो तो रहता है, लेकिन बावजूद इसके कई परिजन का ये कहना था कि हम आज भी हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे परिजन के द्वारा जो है प्राणों की आहुति दी गई, तो आज राज्य निर्माण हुआ है, राज्य का गठन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल हरीश मेहरा, जिस तरीके से लोग अपना बलिदान देते हैं, ऐसे में परिवारजन का साथ होना बेहद जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश मेहरा इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो आज 31वीं बरसी मनाई गई है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, इस दौरान उनके परिजन भी मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खटीमा में कल रात से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, शहर के अधिकतम हिस्से जलमग्न हो चुके हैं और मुख्य मार्गों पर गंभीर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, बारिश का असर शहीद स्थल पर आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर भी देखने को मिला, जो भारी वर्षा के चलते देरी से शुरू हुआ। आपको बता दें, आयोजकों को कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं। बारिश के चलते घरों में पानी घुसने की भी खबर सामने आई। कई इलाकों में नाली और ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए हैं, हालात और बिगड़ गए हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों तक भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि वो जरूरी सावधानी बरतें और जल भराव से दूर ही रहें। तो खटीमा में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां खटीमा गोलीकांड का जो कार्यक्रम था वो भी देर से शुरू हुआ। इस बारिश की वजह से कल रात से ही मूसलाधार बारिश जो है वहां पे हो रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और इस दौरान खटीमा हत्याकांड वाले बरसी में भी देरी से शुरुआत हुई। हालांकि सीएम धामी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सितारगंज में बीती रात हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया है। आपको बता दें, सड़कों पर पानी भर जाने से वो तालाबों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह जल भराव, लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी, जो अब सच साबित हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उधम सिंह नगर के डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों को 1 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। वहीं लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है, क्योंकि अत्यधिक जल भराव से धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो जरूरी सावधानी बरतें और बिना जरूरत घर से बाहर ना निकले।
तो आपको बता दें, मूसलाधार बारिश के वजह से जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, जिस तरीके से लगातार कल से बारिश हो रही है, चाहे वो खटीमा में हो या देहरादून के किसी अन्य क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जनजीवन पर क्या कुछ असर हो रहा है? क्या कुछ अलर्ट जो है वो आईएमडी की तरफ से किया गया है इसे लेकर? देखिए, जो मौसम विभाग का जो अलर्ट था वो अलर्ट यहाँ पर सच साबित हुआ है। जो मौसम विभाग ने 3 दिन में ये कह सकते हैं कि भारी बारिश की चेतावनी यहाँ पर दी थी, उसमें अभी तक ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्षेत्रों में, पूरे राज्य के जो ज़्यादातर क्षेत्र हैं उनमें मध्यम गति से हल्की बारिश यहाँ पर देखने को मिली। कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश भी यहाँ पर देखने को मिली है। अगले कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 घंटे और बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो कल अपना पूर्वानुमान जारी करा था, जिसमें 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट यहाँ पर बताया गया था, उसके चलते पूरे प्रदेश में अभी तक लगातार भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि जो लगातार भारी बारिश हो रही है उसमें सुरक्षा के लिहाज से इस समय पूरे प्रदेश यानी सभी 13 जनपदों में जो आंगनवाड़ी केंद्र है और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जो स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उन सभी में 1 दिन का अवकाश यहाँ पर घोषित किया गया है। जिस प्रकार से लगातार भारी बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलने या फिर ऐसे संवेदनशील स्थानों पर जाने से परहेज करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, ताकि किसी भी परेशानी से वो बचे रह सकें। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बातचीत यहाँ पर करी थी, उन्हें निर्देश यहाँ पर दिए थे और जो चीज़ें जरूरी इस समय हो सकती है राहत बचाव के लिए, उसको अपनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वो जो आपदाग्रस्त जो जनपद है, चाहे आपका उत्तरकाशी हो, चमोली हो या पिथौरागढ़ हो, रुद्रप्रयाग हो, इनमें ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि लगातार भारी बारिश के अंदेशे के चलते इन क्षेत्रों में जो आपदा वाली जो स्थितियां हैं वो और विकराल रूप वहां पर धारण कर सकते हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा और राहत बचाव की टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है। अभी तक की स्थिति में हम ये समझ सकते हैं कि जो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया था वो सच साबित यहाँ पर हुआ और उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में इस समय भारी बारिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अभय, लेकिन अगर बात की जाए आईएमडी की रिपोर्ट की, तो क्या आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसी ही बारिश होने वाली है? ऐसे ही भूस्खलन जैसी भी घटनाएं होने की संभावना है? देखिए, जिस प्रकार से भारी बारिश यहाँ पर हो रही है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले कुछ जो दिन हैं वो ज़्यादा सावधानी पूर्वक यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि अगर भारी बारिश रुक भी जाती है तो फिर उसके बाद लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मंडरा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों पर खासतौर पर जो यातायात वाले जो मार्ग हैं वहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जनता को ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन भी अपने स्तर पर हर उस चीज़ को एहतियात के तौर पर यहाँ पर काम करने का कर रहा है, जिससे जनता की परेशानी कम हो सकती है या आपदा में जो राहत बचाव के जो काम है वो तीव्र गति से वहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन इस समय ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो बारिश का जो कहर अब तक यहाँ पर देखने को मिला है, उसमें अगर मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो जून से लेकर अभी तक का जो मौसम का जो स्पेल यहाँ पर रहा है, जो भारी बारिश यहाँ पर हुई है, उसमें सामान्य से 119 गुना यानी ज़्यादा से ये कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है 119 गुना ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिली है। और ये वो बारिश है जो आम जनता को परेशान करने वाली, आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त करने वाली यहाँ पर रही है। उत्तराखंड को इस मानसून सीजन में सबसे ज़्यादा नुकसान आपदा में जो प्राकृतिक आपदाओं से यहाँ पर हुआ, जान माल का वो बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ और इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि उस नुकसान की जो नुकसान का जो आंकलन है उस आंकलन को करने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, ताकि केंद्र बिल्कुल अभय, क्या इस बारिश से किसानों को भी नुकसान होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गए हैं, धान की फसल होने वाली है, ऐसे में क्या कुछ परेशानियां जो है वो किसानों के लिए बढ़ती जा रही हैं? देखिए, किसानों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है पहाड़ी क्षेत्रों में तो कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड या जो भूधसाव है उसके चलते खेती को बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में कह सकते हैं खासतौर पर जो इस समय काश्तकार थे जिनकी सेब की फसलें थी या ऐसी जो सब्जियों की जो फसलें थी वो सबसे ज़्यादा नुकसान उनको यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि मार्ग अवरुद्ध होने से जो उनकी जो फसलें थी वो बाजार तक नहीं पहुँच पाई थी, जो उनका उत्पाद था वो बाजार तक नहीं पहुँच पाया
माल उनको उस दाम में उनकी कीमत नहीं वहाँ पर मिल पाई, जिससे बड़ा नुकसान वहाँ पर रहा। लेकिन तराई वाले क्षेत्रों में खासतौर पर जो धान की खेती थी इस समय वो जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जलभराव वहाँ पर हुआ उसके चलते धान की फसल को सबसे बड़ा नुकसान तराई वाली क्षेत्रों में वहाँ पर हुआ है। कृषि विभाग की तरफ से इस नुकसान को लेकर जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि एक अनुमान यहाँ पर लगाया जा सके कि उत्तराखंड राज्य को इस भारी बारिश के चलते कितना नुकसान अभी तक यहाँ पर उठाना पड़ा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है, सामान्य से ज़्यादा ये जो बारिश उत्तराखंड में हो रही है, ये बड़ी नुकसानदायी बारिश उत्तराखंड के लिए कही जा सकती है, क्योंकि जनजीवन तो अस्त व्यस्त हुआ ही है, जान माल का बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में भी कह सकते हैं कि जो फसलें तबाह हो रही है, जो फसलें नष्ट यहाँ पर भारी बारिश हो रही है, उससे और सरकार पर यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार बारिश की वजह से जनजीवन के साथ साथ जन माल का भी खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती जो है वो बनती जा रही है। अभय आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबरों की। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि कैबिनेट विस्तार एक केंद्रीय प्रक्रिया है और समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जब भी बीजेपी किसी घोटाले में फंसती है या पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता है तो वो कैबिनेट विस्तार की चर्चा छोड़ देती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि 4 साल की सरकार और प्रचंड बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ना तो युवाओं को रोजगार दिया और ना ही महिलाओं के मुद्दों पर काम किया है और ना ही प्रदेश के विकास की दिशा तय की गई है। बिष्ट ने आगे ये भी सवाल उठाए कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार कर आखिर जनता को क्या संदेश देना चाहती है। उन्होंने इसे भीतरूनी गुटबाजी को शांत करने की रणनीति भी बताया। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल जो है वो तेज हो गई है। लगातार कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पिछले सालों में हम देख रहे हैं कि चाहे होली का समय हो या भाजपा में जब भी बगावत के स्वर उठते हों, नया साल हो, हमेशा कैबिनेट विस्तार की चर्चा चलती है। 8 साल हो गए हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार आज तक राज्य में विकास नहीं कर पाई है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई है। अब तो दोबारा से विधानसभा चुनाव की जो है आहट सुनाई देने लगी है। इस समय मंत्रिमंडल विस्तार करके राज्य को क्या लाभ होगा? कुछ भाजपाई विधायकों को जरूर लाभ हो सकता है। भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद नहीं कि भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों में जो नोरा कुश्ती भाजपा में चली हुई है, जो गुटबाजी सड़कों पर दिखाई दे रही है भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उसी जो है बात को दबाने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है और मुख्यमंत्री की कुर्सी हिली हुई है, क्योंकि भाजपा के ही लोग उनको सहन और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भाजपा की गुटबाजी के कारण चर्चाएं हो रही हैं, इससे राज्य को कोई लाभ होने वाला नहीं है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा लगातार बने हुए हैं। अभय, कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर से हलचल जो है वो तेज हो गई है। एक बार फिर से कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, बीजेपी सरकार में जो हलचलें हैं वो तेज होती नजर आ रही है। इससे पहले ही कह सकते हैं कि जब विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बाद निकाय चुनाव की जो सियासी हलचलें चल रही थी, तो उस बीच में दायित्वों को बांटने का काम सरकार की तरफ से किया गया था। अब जब ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर फिर से सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है, तो सरकार में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा यहाँ पर तेज होने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं, उनके दिल्ली दौरे पर जाते ही ये कह सकते हैं कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है और तेज यहाँ पर होने लगती है। और अब ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से
पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ विधायक दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और तेज यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि धामी सरकार में कह सकता है कि 5 मंत्रियों के पद अभी भी रिक्त यहाँ पर चल रहे हैं और जिस प्रकार से इन पदों पर लेकर लॉबिंग चल रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जल्द ही सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं या मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चा है उनको यहाँ पर पूरा करने का यहाँ पर किया जा सकता है। बिल्कुल अब है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि धामी सरकार की तरफ से इतने लंबे बहुमत के बावजूद भी ना कोई कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, वो पूरी तरह से गुटबाजी में बटे हुए हैं, ध्यान भटकाने की काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। मतलब बीजेपी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है वो हमलावर है। देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगातार जुबानी जो हमले हैं उन हमलों को करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा को लेकर हो या फिर राज्य में विकास के मुद्दों को लेकर हो। विपक्षी दल लगातार सरकार पर सवाल खड़े करने का काम यहाँ पर कर रहा है और अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि इन सब चीज़ों को लेकर जो विपक्षी दल है वो सरकार के खिलाफ और आक्रामक रुख यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष अपना काम यहाँ पर कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो मंत्रिमंडल विस्तार को जो काम किया जाना है उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर लेना है। अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरी झंडी यहाँ पर देता है तो फिर सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन जो चर्चा इस बात को लेकर है, जो इस समय पार्टी जिस चीज़ पर चिंतन कर रही है वो यही है कि राज्य के जो समुचित जो क्षेत्र राज्य का जो समुचित क्षेत्र है उसका किस प्रकार से सरकार में प्रतिनिधित्व बराबर किया जा सकता है, जातीय क्षेत्रीय जो समीकरण होते हैं उन समीकरणों को कैसे साधने का काम यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि 5 मंत्री पद रिक्त यहाँ पर हैं। तो ऐसे में कुछ नए चेहरों को भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल करने की पहल यहाँ पर की जा सकती है। तो ऐसे में अगर वो नए चेहरे शामिल होते हैं तो किसके नाम पर यहाँ पर मोहर लग सकती है, ये देखने वाली बात होगी और पार्टी इन सब चीज़ों पर मंथन भी कर रही है। तो जल्द ही उम्मीदें की जा सकती है कि धामी सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर करेगी और जो नए मंत्री हैं उन मंत्रियों को यहाँ पर नए दायित्व देने का काम यहाँ पर सरकार में किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि सरकार जो है कब मंत्रिमंडल का विस्तार करती है और किस तरह से विपक्षी पार्टियों को इसका जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय खैंतुरा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस आरोप आपदा से जूझ रहे। जी हाँ, आपको बता दें ये स्टेटमेंट जो है वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिया गया है। उत्तराखंड को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल चुनावी लाभ के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ की माला जपते हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में उन्होंने उत्तराखंड को पूरी तरह से भुला दिया है। धस्माना ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ना तो स्वयं उत्तराखंड आए और ना ही कोई वरिष्ठ मंत्री या केंद्रीय टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने भेजे गए। इस समय उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में आपदा आई हुई है। प्रदेश में उत्तरकाशी की धराली हरसिल के बाद, धराली हरसिल में तो रिपीटेडली आ रही है और उत्तरकाशी के अनेक हिस्सों में, क्योंकि धराली और हरसिल की आपदा इतनी बड़ी थी कि और आपदाएं उसमें ढक गई उत्तरकाशी की। स्याना चट्टी में जिस प्रकार से झील बनी, उसके बाद राणा चट्टी में झील बनी, इसके अलावा यमुनोत्री में भूस्खलन से वहां पर यात्रियों की मौत हुई। इसके अलावा उत्तरकाशी में पूरे यमुनोत्री रूट में, गंगोत्री रूट में सारे रास्ते ध्वस्त पड़े हुए हैं। केदारनाथ जी में यात्रा बंद है और लगातार भूस्खलन हो रहा है, वहां पर भी यात्रियों की मौत हुई। इसी प्रकार से बद्रीनाथ रूट में पूरा वॉश आउट है, कई किलोमीटर सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग वहां पर साफ है। चमोली जनपद में लगातार थराली के बाद वहां पर बादल फटने की घटनाएं, इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार बादल फटने की घटनाएं, पौड़ी जनपद में बादल फटने की घटनाएं, पूरा गढ़वाल मंडल इस समय भयंकर आपदाओं से ग्रस्त है। और इसी प्रकार से कुमाऊं के भी बहुत बड़े हिस्सों में, पिथौरागढ़ के कई हिस्सों में आपदा आई भी है। ऐसी आपदा में अभी तक हमें अफसोस इस बात का है
कि उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ का इस्तेमाल अपने चुनाव में करने वाले प्रधानमंत्री जी लगातार विदेश यात्राओं में, लेकिन कोई भी केंद्रीय दल, कोई भी केंद्र का बड़ा मंत्री, कोई भी केंद्र का जिम्मेदार अभी तक उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाकों का मुआयना करने, देखने या नुकसान का आकलन करने अभी तक नहीं आया है। ना ही किसी प्रकार का पैकेज हुआ है। पूरी सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की, सारे बड़े लोग, जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत, सब कुर्सी बचाने के लिए और कुर्सी पाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं। और पूरी सरकार इस समय दिल्ली में है। इस समय होना चाहिए आपदाग्रस्त इलाकों में। आप मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, आप मंत्रिमंडल में बदलाव के लिए, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए एक दूसरे को गुलदस्ते दे रहे हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई गंभीर चर्चा उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और जिम्मेदार सरकार के लोगों ने अभी तक कोई गंभीर चर्चा उत्तराखंड में आई हुई आपदा के बारे में नहीं किया है। हमारी यह मांग है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को तत्काल आपदाग्रस्त राज्य घोषित करे और स्पेशल पैकेज इसमें, जो कि केंद्र की निगरानी में यहां पर खर्च हो, राज्य की सरकार को दे दिया तो बंदरबांट करेंगे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है, केंद्र सरकार की निगरानी में केंद्रीय पैकेज यहां पर उत्तराखंड के लिए, आपदाग्रस्त इलाकों के लिए होना चाहिए। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।